हेलो स्टूडेंट्स, केएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम टीजीटी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ा था। आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो हमारे अलग चल रहा है। उसकी हमने 8 क्लासेस लगभग कर ली हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जिनकी क्लासेस भी मैं अपलोड करूँगा। इसके साथ ही हम अलग से अभी करिकुलम डेवलपमेंट वाला जो हमारा पोर्शन है, जिसमें जो सिलेबस में पार्ट बी लिखा हुआ है, स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसमें पार्ट ए का हमारा अलग से चल रहा है और पार्ट बी है करिकुलम डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट, मीनिंग्स एंड प्रिंसिपल्स। इनको हम आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट होता रहे। इसके साथ ही एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने शुरू की थी उसकी भी मैंने पहली क्लास डाल दी है। आप वो एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कैसे आपको एमसीक्यूज़ कैसे लगते हैं, कैसी क्लास आपको लगी, आप वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली क्लास जब एमसीक्यूज़ की अपलोड करूँ तो उसमें आपके जो सजेशंस हैं उनको ध्यान में रख पाऊँ। ठीक है, तो अभी हम अपनी जो सिलेबस का पार्ट बी में जो पहला टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम की जो ये क्लास हम शुरू करेंगे वो हम NIMH जो सिकंदराबाद है उसकी जो बुक पब्लिश की गई है बौद्धिक अक्षमता के लिए, उससे शुरू करेंगे। ठीक है, उससे शुरू करेंगे, फिर मैं आपको ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स भी करवाऊँगा, फिर उसी तरह हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक जो पाठ्यक्रम की जो NIMH ने बुक पब्लिश की है बौद्धिक अक्षमता के लिए, उससे जो पाठ्यक्रम का टॉपिक उन्होंने दिया है वो हम पढ़ेंगे, जिससे हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद में हम ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स भी कवर करेंगे। तो अगर आपको सेम लगे तो आप उसको रिवाइज़ की तरह देखना, ऐसा मत सोचना कि ये तो सेम ही चीज़ है। सेम इसलिए होगा क्योंकि हम NIH से पहले उसको एक बार उसके बेसिक्स कवर कर लेंगे, फिर जो डीप हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स से, ताकि हमारी तैयारी सही से हो। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम, स्रोत और परिभाषा, इसमें दिया गया है कि पाठ्यक्रम कहाँ से लिया गया, शब्द कहाँ से आया और इसकी परिभाषा क्या है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द करस से हुई है, जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है रथ, मार्ग या रास्ता, मतलब कोई रास्ता जो हमें किसी हमारे उद्देश्य तक ले जाता है। अंग्रेजी में इसे कोर्स कहते हैं। हिंदी या संस्कृत में इसे कार्यक्रम कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा हाथ में लिया गया कार्य एक निश्चित समयावधि में पूरा करना। लाइक किसी व्यक्ति द्वारा एक कोई कार्य हमने सोचा है कि हमको ये कार्य करना है, तो उसको एक निश्चित समय अवधि में, ऐसा नहीं कभी भी कर सकते हैं, करते रहेंगे, वो नहीं, एक निश्चित समय अवधि में जिसको पूरा किया जाता है उसको हम कार्यक्रम या पाठ्यक्रम कहते हैं। अतः पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु है जो एक निश्चित समय अवधि में एक लक्ष्य को सामने रखकर तैयार की जाती है। मतलब एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें हम किसी एक निश्चित, हमारा एक लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखकर हमने किसी संसाधन या वस्तु को निर्माण किया है उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए। ठीक है, सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम का अर्थ विभिन्न क्रियाकलापों और अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। पाठ्यक्रम में भी अपने जो सीखते वगैरह हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे अनुभव है, उनको भी शामिल किया जाता है। सिर्फ जो पाठ्य सामग्री है उसी को शामिल नहीं किया जाता है, जो भी हम अनुभव हमारे होते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। को क्रियान्वित करना है जिससे विद्यार्थी को वर्तमान और भविष्य में भी लाभ मिल सके। आज के जो हमारे अनुभव होते हैं वो हमारे आगे आने वाले भविष्य में भी हमारी मदद करते हैं। सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम का अर्थ विभिन्न क्रियाकलापों और अधिगम अनुभवों को अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। इसके आगे प्रोफेसर JF केयर के अनुसार वह सभी अधिगम कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित, मतलब जो पहले से निर्धारित किए जा चुके हैं, एवं शिक्षक द्वारा निर्देशित होते हैं, मतलब उनको एक टीचर क्या है, डायरेक्ट करता है, तथा उन्हें समूह में या व्यक्ति के रूप में विद्यालय में अथवा विद्यालय के बाहर क्रियान्वित किया जाए, पाठ्यक्रम कहलाता है। अब या तो उन्हें किसी समूह में, जैसे पूरी क्लास को हम एक साथ पढ़ाते हैं, या फिर किसी व्यक्तिगत, मतलब जैसे कि किसी को पर्सनली हम कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं, को विद्यालय में भी हो सकता है और ये विद्यालय के बाहर भी क्रियान्वित हो सकता है। मतलब उसका इम्प्लीकेशन हम बाहर भी कर सकते हैं और स्कूल के अंदर भी कर सकते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर JF केयर ने दी है। इसके बाद प्रोफेसर विलियम डेविस के अनुसार हमारी जो परिभाषाएं हमें ऑथेंटिक बुक्स में दी गई हैं, हमें वही पढ़नी है, ज़्यादा परिभाषाएं हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, कोई उनका कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है। लेकिन जो हमने सिलेबस में हमारी जो दी गई RCI द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, उसी में हम वही परिभाषाएं हम पढ़ेंगे और उसी से क्वेश्चन बनेंगे भी।
अब जो डेविस क्या कहते हैं, सुसंगठित निर्देशात्मक विषय वस्तु और विद्यार्थी को दी जाने वाली, मतलब सुसंगठित ये एक मैनेज्ड होगा इधर उधर, मतलब जैसे कि एक बिखरी हुई नहीं होगी, एकदम क्रम वाइज होगी ये चीज़। सुसंगठित निर्देशित विषय वस्तु और विद्यार्थी को दी जाने वाली संबंधित क्रियाकलाप अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव के साथ हो तो उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। अब अर्थपूर्ण अधिगम वो होता है कि ऐसे तो हम बहुत से एक्सपीरियंस लेते हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है। अर्थपूर्ण ऐसा अधिगम होता है जिसमें हमारा सीखी हुआ ज्ञान है वो भविष्य में काम होता है, ठीक है, उसका कोई मीनिंग होता है, उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। अगर जो क्रियाकलाप और जो अधिगम वो अर्थपूर्ण है तो उसे पाठ्यक्रम कहा जाएगा। जो बिना अर्थपूर्ण अधिगम होगा उसे हम पाठ्यक्रम के श्रेणी में नहीं रखते हैं। एक अन्य परिभाषा प्रोफेसर कनिंघम कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसमें साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है और परिभाषा भी पूछी जा सकती है। पाठ्यक्रम काश्तकार शिक्षक के हाथ का वह औजार है जिसे आप सामग्री को अपनी प्रयोगशाला विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार डालता है। कनिंघम ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा हथियार या औजार है जिससे वह विद्यार्थी को उन्होंने सामग्री की संज्ञा दी है, को अपनी प्रयोगशाला उन्होंने विद्यालय को कहा है में अपने आदर्शों के अनुसार डालता है, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार या अपनी जो आइडियल उसके जो हैं उनके हिसाब से उनको डालता है या फिर उस वस्तु से उसका निर्माण करता है। उद्देश्य, पाठ्यक्रम के जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का औजार है जिससे वह विद्यार्थी के अंदर विद्यमान गुणों को बाहर निकालता है। पाठ्यक्रम समाज में रहने के लिए आवश्यक गुणों व कौशलों को अधिगम वातावरण, अधिगम सामग्री एवं शैक्षणिक विधियों के द्वारा विकसित करता है। ये इसका कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा औजार है जिससे वह विद्यार्थी के अंदर जो गुण हैं, जो उसके अंदर जो गुण छिपे हुए गुण हैं, वो पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें बाहर निकालता है। और पाठ्यक्रम समाज में रहने के लिए आवश्यक गुण और कौशलों को अधिगम वातावरण, अधिगम सामग्री एवं शैक्षिक विधियों के द्वारा विकसित किया जाता है। मतलब हमारे समाज में रहने के लिए हमें जिन कौशलों की और जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनको एक ऐसे सीखने के वातावरण के अंदर और ऐसे सामग्री के द्वारा बाहर निकाला जाता है, हमें वो विकसित किए जाते हैं जिससे कि हम अपने वातावरण में सहज हो सकें। विशेष बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाता है जो उसकी विशेष आवश्यकता को व्यक्तिगत रूप से पूरा करता है। इसे कार्यात्मक पाठ्यक्रम कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि एक तो जैसे जो पाठ्यक्रम होता है वो सभी बच्चों के लिए समान बनाया जाता है, जिससे कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको एक पाठ्यक्रम दिया जाता है, उनमें जो भी विद्यमान जो नॉर्मल बच्चों में गुण होते हैं उनको विकसित करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो विशेष बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो विशेष बच्चों की जो विशेष आवश्यकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक बच्चा है जिसे खाना खाने में दिक्कत आ रही है या फिर अपना जो एक्सप्रेशन या बातचीत करने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो उस पर जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि उसे हम खाना खाना कैसे सिखा सकते हैं या फिर उसे हम बातचीत करना कैसे सिखा सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन, उनके भावों को बाहर कैसे ला सकते हैं। उसका जो मेन पाठ्यक्रम होगा वो इस चीज़ पे फोकस होगा। लेकिन जो सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम होगा वो उन सभी बच्चों के लिए कॉमन पाठ्यक्रम हम रख सकते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बौद्धिक अक्षम बच्चों के योग्यकरण, रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन में मदद करना है। ऐसा पाठ्यक्रम उन्हें रोजमर्रा के कौशलों में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में धीरे धीरे सहायता करता है। अब यहाँ पे आवासन का मतलब, जो योग्यकरण या आवासन हेबिलिटेशन जिसको कहा गया है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो क्षमता है उसको बनाए रखना। उसको अगर हम बनाए रखते हैं तो उसको हम आवासन कहते हैं। और जो रिहेबिलिटेशन जिसे पुनर्वास कहा जाता है वो ये होता है कि हमने अपनी खोई हुई क्षमता, अगर हमने जैसे किसी को गुण है या हमारी कोई क्षमता है उसको हमने खो दिया है तो उसको वापस उसी क्षमता को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम पुनर्वास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो। आगे हम चलते हैं। अतः नियमित बच्चों का पाठ्यक्रम और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का पाठ्यक्रम एक नहीं हो सकता। नियमित विद्यालयों के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है, जबकि विशेष विद्यालयों के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में व्यावसायिक कौशलों को बढ़ाना है,
जिससे जीवन में वह कार्यात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। तो ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, और आपको जैसे जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं या कथन व कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी ये परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो नियमित बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है वो विशिष्ट बच्चों से अलग होता है, और उसमें कारण दिया जा सकता है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, एक अच्छा नागरिक बनाना होता है, जबकि विशेष विद्यालय के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में व्यावसायिक कौशलों को बढ़ाना होता है। इसे वो गलत भी, मतलब जैसे कोई और संज्ञा दे के गलत भी कर सकता है, तो हमको उसको पहचानना है। तो आपको सारे कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि सीबीएसई और केवीएस इस बार इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। अभी हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये टॉपिक आपके जो सिलेबस है उसमें एज इट इज़ लिखे हुए हैं, आप अपना सिलेबस ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। ज्ञान और सूचना के क्षेत्र में धीरे धीरे क्रांति आ रही है, हर पल नई खोज हो रही है, अतः पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है, वह स्थिर नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम आधुनिक विज्ञान और तकनीक को पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया है। तकनीक की गुणवत्ता और निर्देशों के साधनों से निरंतर सुधार हो रहा है। मतलब अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हमारा पाठ्यक्रम बदलना ज़रूरी है। जो हमारी आधुनिक ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम पहले का जो पाठ्यक्रम था वो अलग था, अगर उसको हम आज फॉलो करेंगे या फिर उस पाठ्यक्रम को आज लागू करेंगे तो हम जो बदलती दुनिया है उसके साथ नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम हर समय बदलता रहता है। पाठ्यक्रम के सभी पहलू जैसे लक्ष्य, विशिष्ट लक्ष्य, लक्ष्य और विशिष्ट लक्ष्य, विषय वस्तु, विधि, सामग्री परीक्षण, मूल्यांकन आदि में परिवर्तन होता रहता है। अतः आवश्यक है कि योजनाबद्ध हो, क्रियान्वित हो तथा समय समय पर इसमें संशोधन होता रहे। अब हमको जो बदलना है वो भी ऐसे ही नहीं कि पूरा एकदम से बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। उसको बदलने के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं और कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही हम पाठ्यक्रम में नवाचार करते हैं या फिर उसमें इनोवेशन लाते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर हमको कार्य करने होते हैं। अब जो उसके संशोधन के जो सिद्धांत हैं वो उस प्रकार हैं। पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। जब तक लक्ष्य निर्धारित ना हो तब तक पाठ्यक्रम का विकास और क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। मतलब हमको एक हमारे जो लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। अगर हमारा कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो पाठ्यक्रम का कोई निश्चित आकार हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को विभिन्न क्षेत्रों की सूचना देनी होती है, अतः पाठ्यक्रम विषय वस्तु पर आधारित होता है। अगर कार्यक्रम बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए बनाना हो तो यह लक्ष्य विशिष्ट व्यवहार कौशल पर केंद्रित होगा। अब ऊपर जैसा कि ऊपर भी बताया गया था कि सामान्य बच्चों का तो हम जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि उनमें सर्वांगीण विकास करना, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना। लेकिन विशेष बच्चों के लिए हमारा जो उसकी विशिष्ट आवश्यकता है या उसके जो अक्षमता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम हमें बनाना होता है। अतः पाठ्यक्रम कौशल आधारित, क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम कैसा आकार लेगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक पाठ्यक्रम का निश्चित आकार हमें निश्चित करने के लिए उसके लक्ष्य निर्धारित करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर वो उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो कि पाठ्यक्रम तो कैसा भी हो सकता है, फिर तो हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य तो है नहीं। इसीलिए बौद्धिक अक्षम जो बच्चे हैं उनके एक विशिष्ट व्यवहार और कौशल केंद्रित होगा। जो पाठ्यक्रम होगा वो किस पे, विशिष्ट व्यवहार और कौशल केंद्रित पे होगा। पाठ्यक्रम का आयु के उपयुक्त होना, पाठ्यक्रम का आयु के उपयुक्त होना चाहिए। अब सीखने वाले आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का ढांचा भी बदलता जाता है। जो विषय वस्तु किंडरगार्टन केजी के लिए होगी वह प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर के विषय वस्तु से काफ़ी आसान होगी, क्योंकि उच्च कक्षाओं के लिए जो विषय पढ़ाते हैं उन्हें केजी के विषय की आयु की तुलना में अधिक उपयुक्त होते हैं। अब जो मनुष्य का विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पर ही हमें उसकी आयु के अनुसार पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। अब हम एक 5 साल के बच्चे को अगर 10 साल के बच्चे वाला पाठ्यक्रम पढ़ाने की या समझाने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं होगा और ना ही उसको समझ में आएगा। तो उसकी आयु के अनुरूप हमें ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए कि वो समझ सके और वो पाठ्यक्रम उसके आने वाले पाठ्यक्रम से भी जुड़ा हो। अगर ऐसा नहीं हो तो सीखना एक कटु अनुभव बन जाता है, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा खराब अनुभव उसको होगा और असफलता की मात्रा भी बढ़ जाती है। अतः सीखने वाले की नहीं वरन पाठ्यक्रम की कमी है। अगर पाठ्यक्रम
ही ऐसा होगा जो उसे समझ में ही नहीं आएगा, जो उसे बहुत ही जटिल और कठोर लगेगा, तो उसमें असफलता की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और इसमें गलती बच्चे की तो नहीं है, अगर पाठ्यक्रम उसके आयु अनुसार नहीं है तो गलती तो पाठ्यक्रम की हुई ना, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय उम्र का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जो बौद्धिक अक्षम बच्चे 12 वर्ष से छोटे हैं, उन्हें आवश्यक गामक कौशल, स्वयं सहायता और सामाजिक कौशलों के पाठ्यक्रम से लाभ मिलेगा। जो 13 से 16 वर्ष के बीच हैं, उन्हें संप्रेषण कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, पूर्व व्यावसायिक कौशलों से लाभ मिलेगा। अब ये यहाँ से लेके और अंत तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ हमने पढ़ी है, क्योंकि अब आपसे सीधा-सीधा पूछा जा सकता है कि गामक कौशल और स्वयं सहायता और सामाजिक कौशलों के पाठ्यक्रम से लाभ कब किस उम्र के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, और जो संप्रेषण कौशल और संज्ञानात्मक कौशल तथा पूर्व व्यावसायिक कौशल है, उन्हें किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, तो या फिर उनसे किस उम्र के बच्चों को लाभ मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना और याद भी करना है। आपको ये याद कर लेना कि 12 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन सा पाठ्यक्रम किस प्रकार का बनाया जाएगा। गामक कौशल, स्वयं सहायता और सामाजिक कौशल के पाठ्यक्रम से उन्हें लाभ मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। हर विद्यार्थी की आवश्यकताएं, क्षमताएं अलग अलग होती हैं, जिन्हें पूर्ण करने बढ़ाने का प्रयत्न पाठ्यक्रम द्वारा अलग अलग अनुभव देकर किया जाता है। हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक ज़रूरतें होती हैं। यह सिद्धांत बौद्धिक अक्षम बच्चों पर ज़्यादा लागू होता है। हर विद्यार्थी को व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उसकी ज़रूरतों और कमियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब यहाँ पे आईपी की बात की गई है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम को जैसे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो आईपी पहले हम शुरू से समझते हैं कि एक तो हर जो बच्चा होता है, जो नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, उसकी आवश्यकताएं और क्षमताएं अलग अलग होती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें पाठ्यक्रम को अलग अलग अनुभव देकर बनाना होता है। जैसे कि पाठ्यक्रम जैसे कि सामान्य बच्चों का सेम है, लेकिन किसी को अगर पढ़ने की या समझने की क्षमता अलग अलग है, तो हमें उस हिसाब से उस पाठ्यक्रम को उन्हें पढ़ाना होता है, वो अनुभव उन्हें देकर उन्हें समझाना होता है। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ के समझ लेता है, तो हमें किसी बच्चे को वही चीज़ का एग्जाम्पल दे के या मॉडल करके या फिर उससे वो क्रियाकलाप करवा के उसे समझाना होता है, तब वह समझ पाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं और क्षमताएं अलग अलग हैं। और ये जो पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार का सिद्धांत जो है, वो स्पेशल बच्चों में या फिर बौद्धिक अक्षम बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर बौद्धिक क्षमता में हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, हर बच्चे के समझने का स्तर अलग अलग होता है, और हर बच्चे की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, और उसी के लिए हम आईपी का निर्माण करते हैं। आईपी का निर्माण करते हैं, जिससे हम एक एक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके पाठ्यक्रम के उद्देश्य तय होता है, उसकी पाठ्यक्रम सामग्री तय होती है, उसके पाठ्यक्रम की विधियाँ तय होती हैं, और उसी प्रकार से उसके आईपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है या क्रियान्वित किया जाता है। उसकी ज़रूरतों और कमियों को ध्यान में रखकर आईपी बनाई जाती है। पाठ्यक्रम स्तर के अनुरूप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, स्तर के अनुरूप। पाठ्यक्रम विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य पाठशाला में किसी भी विषय की विषय वस्तु बच्चों के स्तर के अनुरूप होगी। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्तर का गणित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के गणित से आसान होगी। ये तो सीधी सी बात है कि जो छोटी क्लासेस होंगी, उनकी जो मैथमेटिक्स है, वो बड़ी वाली क्लासों की मैथमेटिक्स से आसान होगी। इस सिद्धांत को बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते हुए प्रयोग करना चाहिए, अतः बच्चे का स्तर का पता लगाना आवश्यक है। अब हमने टूल्स पढ़े हैं, उससे हम टूल्स का इम्प्लीमेंट करके हम बच्चे के स्तर का पता लगाते हैं, और उस हिसाब से उसके लक्ष्य तय करते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो जो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले लक्ष्य होते हैं, और एक शॉर्ट टर्म वाले लक्ष्य होते हैं। इस सिद्धांत स्तर के अनुरूप सिद्धांत का मतलब ये है कि हमने उसकी क्षमता का पता कर लिया, फिर हमने एक लक्ष्य उसका निर्धारित किया जो उसकी क्षमता के अनुसार है। अब जो हमारा जो अगला वाला जो स्टेप होगा, या फिर जो हमने एक बड़ा टारगेट लिया है, अधिक समय के लिए जो टारगेट लिया है, उससे वो जो छोटा वाला टारगेट है वो संबंधित होना चाहिए। वो छोटे वाले टारगेट अचीव करते, 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 करते उसको मदद करेंगे उस बड़े टारगेट को अचीव करने में। तो
इसी प्रकार से जो अगर प्राथमिक स्तर की जो गणित होती है वो आसान होती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण और उसकी मदद करती है माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के गणित को समझने के लिए। तो इसी प्रकार हमें ये सिद्धांत बहुत ही अक्षम बच्चों के लिए आईपी तैयार करने में भी काम में लेना है। आईपी में हमने पहले छोटा गोल लिया, फिर बड़ा गोल लिया, फिर उससे बड़ा। लेकिन जो छोटे से बड़ा हम क्रम जो चल रहा है हमारा, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। वो पीछे वाला जो गोल हमने सेट किया था, वो उसको अगले वाले गोल को अचीव करने में मदद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है, वो है पाठ्यक्रम को अद्ययावत होना चाहिए। आज के युग में विशेष शिक्षा में कई 1 मिनट कई नए सिद्धांत सामने आ रहे हैं। इन नई तकनीकों को, नए विषय वस्तुओं को, नई सामग्रियों को तथा प्रशिक्षण और मूल्यांकन की नई तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल करते रहना चाहिए। शिक्षकों को कक्षा में अद्ययावत अधिगम वातावरण कार्यक्रम प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका मतलब है जो भी नया जो इनोवेशन आ रहा है, जो हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उनका प्रयोग करना, उन तकनीकों से हमारा रूबरू होना बहुत ही आवश्यक है। वो तो हमें पाठ्यक्रम को इस अनुसार बनाना चाहिए या फिर उसमें परिवर्तन इस अनुसार करना चाहिए कि वो आज के जीवन और आधुनिक जीवन के साथ जीवन जीने में हमारी मदद कर पाए या बच्चों की मदद कर पाए। अगर आज पाठ्यक्रम हम ऐसा बनाएँगे जो कि जब बच्चा बड़ा होता है या फिर जब आगे आने वाले 5 से 10 साल बाद में जब उसका जो समय या जो तकनीकें उस समय मौजूद होंगी, उनको उपयोग करने में वो सक्षम हो। ऐसा पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। पाठ्यक्रम की सृजनात्मकता बढ़ाने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा दे। बौद्धिक अक्षम बच्चों की सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता को भी सही तरह से मार्गदर्शन देकर बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब साफ-साफ ये है कि पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जो उन्हें उनकी बुद्धि को संकुचित करे, बल्कि पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो सकें और ज़्यादा रचनात्मकता और जो इनोवेशन है उनके बच्चों में डेवलप हो सके। उनका जो इनोवेशन और रचनात्मकता का गुण है वो उसमें बढ़ सके। उनकी कल्पनाशील शक्ति है उसका भी प्रयोग किया जा सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। लाइक अगर हम जो पुराना पाठ्यक्रम था वो उसमें ऐसी कमियाँ थी कि हम सिर्फ़ रटते थे, याद कर लेते थे चीज़ों को। लेकिन फिर जब अभी हम देखते हैं कि जब एनईपी आई तो उन्होंने चेंज किया कि अभी हम बच्चों को खुद सोचने, क्रियाकलाप करने जैसे अवसर प्रदान करेंगे जिससे उनकी सृजनात्मकता और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। अगला जो सिद्धांत है वो है पाठ्यक्रम का समाकलित होना। पाठ्यक्रम का स्तर ऊपर व नीचे वाले दोनों स्तरों के समरूप होना चाहिए ताकि अधिगम के अनुभव एक क्रम में हो सकें। यह पाठ्यक्रम दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित होना चाहिए, अर्थात क्रियात्मक होना चाहिए ताकि वो बौद्धिक अक्षम बच्चों में पुनर्वास में मदद कर सकें। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम। आप टाइप्स ऑफ करिकुलम और जो ये है ना प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे हमारा जो 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है ना वो भी पूछा जा सकता है। 4 नंबर वाला जो बड़ा क्वेश्चन है वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है, या तो हमें सिद्धांत पूछ लिए जा सकते हैं या फिर हमें वर्णन करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो उस समय हम टाइप्स ना लिख दें सिद्धांत की जगह, और टाइप्स की जगह सिद्धांत ना लिख दें। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। बौद्धिक अक्षम बच्चों का पाठ्यक्रम एक समान नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को अलग-अलग स्तर होते हैं। जैसे-जैसे बच्चों की आवश्यकता बदलती है, वैसे-वैसे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी बदलती जाती है। अब जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनका स्तर एक समान नहीं होता, तो उसका पाठ्यक्रम भी एक समान नहीं होगा। और जो पाठ्यक्रम होता है वो हमने ऊपर सिद्धांतों में पढ़ा है कि उनकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए बदलता जाता है। 3 प्रकार पाठ्यक्रम के 3 प्रकार होते हैं: विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम, वातावरण पर केंद्रित पाठ्यक्रम और कार्य पर केंद्रित पाठ्यक्रम। अब इनको पढ़ते हैं हम। पहला जो है विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास, रुचियों और अभिवृत्तियों को ध्यान में रखता है। जिस व्यक्ति के लिए यह बनाया जा रहा है उसकी क्षमताओं व सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे की विशेष आवश्यकताओं, कौशल और कमियों को
वह विशेष कौशल व गुणों को ढूंढ निकाले व कार्यक्रम में उसका समावेश करे। विकास केंद्रित पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वह बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और रुचियों और उसकी जो क्षमताएं हैं, अभिवृद्धि का मतलब होता है उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, और जो उसकी क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया हो, जिससे जिस व्यक्ति के लिए बनाया जा रहा है वह उसकी क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि उसके क्या सीमाएं हैं, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। और यह जिम्मेदारी शिक्षक की है कि वह बच्चे की आवश्यकताएं हैं उनको पहचाने, उसकी कौशल में कमियों को पहचाने और उसके जो विशेष गुण हैं या फिर उसकी जो स्पेशलिटी है या उसमें जो क्वालिटीज़ हैं उनको पहचान के ढूँढ निकाले और उनके लिए कार्यक्रम में समावेश करें। और उस कार्यक्रम में ऐसी चीज़ों का समावेश करें जो उनमें वृद्धि करें या उनको पहचानने की में मदद करें। विकास केंद्रित पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु आधार। यह बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित होता है। बच्चे के विकासात्मक धीमापन से जुड़ा होता है। उद्देश्य, अब आधार क्या होगा कि उसका शारीरिक विकास होना चाहिए और मानसिक विकास होना चाहिए, और उसके जो अगर डेवलपमेंटल डिले जिसे हम बोलते हैं, विकासात्मक धीमापन, अगर उसमें वो स्लो लर्नर है या फिर स्लो उसका विकास है वो धीमा हो रहा है तो उसके अनुरूप भी होना चाहिए। उद्देश्य, अब इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ऐसे कौशलों को और व्यवहारों को सिखाएं जो बच्चों में नहीं है या उनमें कमी है। मतलब इसका उद्देश्य ये रहेगा, हमारा जो उद्देश्य होगा वो ये रहेगा कि जो कौशल और जिन व्यवहारों की कमी या समस्यात्मक व्यवहार बच्चे में देखे जा रहे हैं उनमें सुधार करें और ऐसे कौशलों को बढ़ाए जो उसमें जो उसकी क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने में मदद करे। इस हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए एक पाठ्यक्रम बनाते समय। विषय वस्तु, विषय वस्तु अधिगम के विषय वस्तु अधिगम के अनुभव वे क्रियाकलाप होंगे जिनसे बच्चे का विकास होगा। अब जब उसका जो विषय वस्तु है उसको हम वो ये है कि हमें उसको ऐसे अनुभव देने हैं, ऐसे उससे क्रियाकलाप करवाने हैं, उसको ऐसा एक्सपीरियंस देना है जिससे उसका विकास हो सके। विधि, शिक्षक को सिखाने, प्रशिक्षण व प्रबंधन की ऐसी विधियों को ढूंढना व अपनाना चाहिए जो कि बच्चे के विकास तथा पुनर्वास की ज़रूरतों को पूरा करे। अब हमें उसको इस प्रकार की विधियों से हमें कार्य करना चाहिए जिससे उसको मदद मिल सके। उनके जो प्रशिक्षण, उसको ट्रेनिंग देने में, उसका जो मैनेजमेंट करने में, उनमें बच्चे के विकास को मैनेज करने में उन्हें प्रशिक्षण देने में मदद करे और उसकी पुनर्वास, जो कि मैंने बताया, खोई हुई क्षमता को वापस प्राप्त करना में उसकी मदद कर सकें। सामग्री, शिक्षक बच्चे के आवश्यकता अनुसार सामग्री में फेरबदल कर सकता है। इसका मतलब, सामग्री से मतलब टीएलएम से, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, उसे हम बच्चे की आवश्यकता अनुसार किस प्रकार प्रयोग करते हैं वो इसमें बताया गया है। वो भी हमें उस बच्चे के विकास केंद्रित रखनी चाहिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में मैं आपको आगे यहाँ इससे आगे पढ़ाऊँगा। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? आप ऐसी क्लासेस अभी और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या फिर आपको कोई इम्प्रूवमेंट करवाना है, या फिर मतलब जैसे कि आपको किसी चीज़ के रिलेटेड कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। और एक चीज़ और, आप अपनी पुरानी क्लासेस को शुरू से देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट में क्रम वाइज आप देखते रहिए, ताकि हम जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू कर दी है, उसको अटेंड करते समय आपको आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपको क्वेश्चंस के आंसर पता हो, आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। ठीक है, आपके लिए वो नई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अगर पहले क्लासेस देख लेंगे तो आपको वो एमसीक्यू सीरीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।